Welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Arbi Verma. पिछले लेक्चर में आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी संकर यौगिकों का नामकरण किस तरह से पढ़ा, धनायनिक संकर का नामकरण कैसे करते हैं, ऋणायनिक संकर का, साथ साथ उदासीन संकर का नामकरण कैसे करते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं। ऑफलाइन क्लासेस में भी आप लोग पढ़ेंगे, स्वयं में पढ़ते जाइए। इसके साथ साथ आइसोमरेज में भी कॉम्प्लेक्सेस की पढ़ा, डिफरेंट टाइप में आयोनाइजेशन आइसोमरेज, आयनन समयावतन, हाइड्रेटेड आइसोमरेज, साथ साथ लिंकेज आइसोमरेज। इसी क्रम में आगे अब आता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है, संकर कॉम्प्लेक्सेस के हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप पढ़ेंगे। उसी क्रम में एक दूसरी थ्योरी है CFT, क्रिस्टल फिट थ्योरी। दो चीजें आपको क्या बताना है। तो आइए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, संयोजकता आबंध सिद्धांत है ये, संयोजकता आबंध सिद्धांत। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBD, इस तरह से आप लोग पढ़ेंगे। According this theory, this theory deals about the hybridization of complexes, geometrical shape, and paramagnetic characters, This theory does not tell about color of complexes, ये सिद्धांत है संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये सिद्धांत संकर यौगिक की में से सेंट्रल मेटल, संकर यौगिक में जो केंद्रीय धातु परमाणु है उस पर क्या संकरण है, उस कॉम्प्लेक्स यानी संकर यौगिक की क्या ज्यामिति, आकृति, क्या ज्योमेट्रिकल शेप है, इसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स यौगिक पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबकीय या डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय, इन बातों की जानकारी देता है, इसके बारे में डील करता है। और इसकी जो लिमिटेशन है, दिस थ्योरी डज नॉट टेल अबाउट कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये थ्योरी संकर यौगिकों में रंग की व्याख्या नहीं करता कि कोई कॉम्प्लेक्स कलर होता है, क्यों होता है। ये सिद्धांत, ये थ्योरी इसके बारे में अपना ओपिनियन नहीं दे रही। ये इसकी एक लिमिट हो गई, एक ड्रॉबैक हो गया। नाउ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं। इन दिस कंपाउंड देखिए K4 FeCl6। यहाँ पर इसमें हाइब्रिडाइजेशन आपको बताना है। सबसे पहले आइए, ये सीधे आयोनाइज होता है K4 और ये FeCl6 4 नेगेटिव आयन। इसमें आपको संकरण बताना है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है।
सबसे पहले इसमें Fe मेटल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे Fe26 और ये 3D 4s एंड 4p, इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। कॉम्प्लेक्सेस का 5 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। यहाँ 1 ऑर्बिटल, here there are 3 ऑर्बिटल्स। अब 26 में जैसा कि आप पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन पहले 2s में, 4s में 2, फिर 26 में 6 और 2 1 1 1 एंड 1 करके इस तरह से इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसी क्रम में ये अब सीधे आता है Fe, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसकी +2 आती है, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 2 है, तो यहाँ पर आप 2 लगा लेंगे और इस तरह से ये फिर से बनाएंगे। ये सब सेल की शेप है, थोड़ा सा शेप को आप ठीक से बनाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से, इसमें 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके रिमूव हो गए और रिमूव ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s ऑर्बिटल, पहले s का इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, दोनों रिमूव हो गए। अब ये कॉन्फ़िगरेशन बचा, इसका फेरस आयन। अब इसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, सिंस Cn is a strong field ligand, strong field ligand। स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड का मतलब है एक पेयरिंग एनर्जी होती है और एक स्टेबलाइजिंग एनर्जी होती है। जब पेयरिंग एनर्जी स्टेबलाइजिंग एनर्जी से कम होती है, स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज्यादा होती है, तो यहाँ पेयरिंग हो जाती है। स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाती है लाइक दिस। यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड के केस में स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज्यादा होगी पेयरिंग एनर्जी की कंपैरिजन में। अब ये जो आपका कॉम्प्लेक्स आयन था, अब इसमें सेंट्रल मेटल के साथ ये जो लिगेंड है ये सीधे अटैक करते हैं, इसके साथ अटैच होंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पर Cn6 आ गए और हर लिगेंड एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है और एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन पेयर को देता है, इसलिए सेंट्रल मेटल में यदि वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, वैकेंट ऑर्बिटल मतलब यदि वहां रिक्त कक्षक उपलब्ध है तभी वो इलेक्ट्रॉन पेयर उसमें अप्रोच कर पाएगा, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स है। अब ये चूंकि स्ट्रॉन्ग है, इसकी स्टेबलाइजिंग एनर्जी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड हैं 1-1 करके पेयरिंग कर देगा इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग कर देगा। ये 2 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल हो गए। इस तरह से ये सिद्धांत है इसका, और ये भी एक अवेलेबल हो गया और ये इधर अवेलेबल हो गए। ये देखिए अब आपके पास कितने लिगेंड्स हैं, नंबर ऑफ लिगेंड्स 6, तो आपको 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो इस तरह से ये 6 आ जाएंगे 6। और ये हाइब्रिडाइजेशन में ये अलग अलग जो ऑर्बिटल हैं, 2 d के ऑर्बिटल हैं, एक s का ऑर्बिटल है और 3 p के ऑर्बिटल हैं, ये सभी मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने पे एनर्जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये इस तरह से सभी एनर्जी इक्वल हो जाती है, जो एक साथ दिखा दिया मैंने। इस तरह से आप इसको ध्यान देंगे, ये अलग अलग डिफरेंट, इसमें ऑलमोस्ट इक्वल थी, लगभग बराबर थी एनर्जी, यहाँ पर इक्वल हो गई है। हाइब्रिडाइजेशन में ये सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए, ये सभी एटॉमिक ऑर्बिटल थे, यहाँ पर एनर्जी इक्वल हो गई। अब हर एक
ये वैकेंट ऑर्बिटल है। इस तरह से Cn अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। इस तरह से आप शो कर सकते हैं, इस तरह से आप शो कर सकते हैं। और ये क्या है, Cn है ये। इस तरह से यहाँ पर D के 2 ऑर्बिटल हो गए हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये D2 और एक S का हो गया S और 3 P के हो गए P3। किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, K4Fe6CN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड में सेंट्रल मेटल Fe पे इस टाइप का सर्कल हाइब्रिडाइजेशन है D2sp3। और इसकी जो ज्योमेट्रिकल शेप है, जब 6 लिगेंड्स होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल शेप होती है। और इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आ गया। और इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ भी सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक देखा जाता है, ये तो कंप्लीट रहेगा ही। ये यदि यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी सबसेल में तो पैरामैग्नेटिक है, यदि कोई अनपेयर्ड नहीं है यानी सभी पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। एट दिस टाइम, इस समय या फिर इस केस में कंपाउंड पोटेशियम फेरोसाइनाइड में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ध्यान रखें। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब है ये पेयरिंग एनर्जी है। पेयरिंग एनर्जी इज लेसर देन स्टेबलाइजिंग CSBE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी ये ग्रेटर रहती है पेयरिंग एनर्जी से। उस समय लिगेंड स्ट्रांग होता है और स्ट्रांग होने पे यह पेयरिंग हो जाती है। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आया और ये डायमैग्नेटिक हुआ। ये डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इसमें एक चीज और आपको बता दें, जब ये इनर कॉम्प्लेक्स हुआ, यहां पर D 2 तरह से भी हो सकता है। कभी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है और कभी sp3D2 भी होता है। D कभी इनसाइड का इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में, अंदर का 4 से पहले 3, और कभी आउटसाइड का 4D का आता है। तो जब इनसाइड का आता है तो उसे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इस समय पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये सारी बातें आप लोग लिख सकते हैं, आगे लिखेंगे। नीचे आप लोग लिखेंगे यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन है FeCN6 में, इसमें हाइब्रिडाइजेशन है इंफॉर्मेशन में। हाइब्रिडाइजेशन बराबर है इसमें D2sp3। ज्योमेट्रिकल शेप है इसकी, ज्योमेट्रिकल शेप ये ऑक्टाहेड्रल है। इसी क्रम में इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक कैरेक्टर इसका है डायमैग्नेटिक। नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इसके साथ साथ ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D ऑर्बिटल involved inside. So this is inner orbital complex. यहाँ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसा कि आपने देखा
इसलिए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इतनी सारी इंफॉर्मेशन है इस कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसी का एक साथी दूसरा है पोटेशियम फेरिक साइनाइड, उसके बारे में हम आपको बता दें तो दो ही बताएंगे। इसके बाद कॉम्प्लेक्स आता है वो CFT क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो आइए, एक दूसरा कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, K3 करके है ये, और ये 6 है यहाँ, ये 3 है तब यहाँ पर +3 होगा, इस तरह से वो आयनाइज होगा तो ये आपका देगा 3 K पॉजिटिव एंड FeCN6 और ये -3। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ जाती है। तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मिडल पे आपको हाइब्रिडाइजेशन पता करना है 26 और ये 3D 4S 4P 5 ऑर्बिटल्स, इस तरह से 1 ऑर्बिटल, इट हैज 3 ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। अब इसमें 26 में जैसा कि पीछे आपने किया, ये यहाँ पर एक ही है, इस तरह से इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इधर आ गए। अब इसका जो फेरस स्टेट है, बल्कि फेरिक स्टेट आ गई, यहाँ +3 स्टेट है फेरिक स्टेट, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। ये यहाँ 2 ये निकल जाएंगे और एक ये भी निकल जाएगा, तभी ये +3 आएगा। तो ये इस तरह से। अब इसमें क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है इसलिए पेयरिंग हो जाती है। सिंस CN इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, बिकॉज pairing energy is lesser than crystal field stabilizing energy। तो ये पेयरिंग कर देता है और पेयरिंग के फलस्वरूप जब लिगैंड इसका अटैक करेगा सेंट्रल मिडल पे तो ये लिगैंड अटैक करना इस तरह दिखाएंगे CN6 और ये -3 यहाँ दिखाएंगे। और इसके बाद ये पेयरिंग होती है। पेयरिंग में हम आप वो बताते हैं, ये पेयरिंग इसके साथ, और इसमें 5 में 2 पेयरिंग हो गई और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचता है। अब इसमें से देखिए जो जो भी इंफॉर्मेशन थी वो बदल जाएंगी, हाइब्रिडाइजेशन वही रहेगा क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होते हैं। अब यहाँ पर आपको 6 लिगैंड हैं, इसलिए 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि हर एक लिगैंड इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और इलेक्ट्रॉन पेयर, और इसके लिए पूरे 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए यहाँ से। और ये इनको एक साथ लेते हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ। और ये इस तरह से हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए और हर एक में इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। ये CN आ गया। तो ये इस तरह था, बस यहाँ पर डिफरेंस है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इससे सारी इंफॉर्मेशन इसकी चेंज हो जाती है। अब इसमें देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या क्या इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगा, D² ESP3 रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन है ये ESP3। ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, ये ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी, ऑक्टाहेड्रल रहेगी। और इसके साथ साथ इसमें मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या रहेगा,
मैग्नेटिक कैरेक्टर है ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डी सबसेल में देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, पैरामैग्नेटिक। और इसके साथ साथ इसमें क्योंकि ये इनसाइडर है इसलिए इनर कॉम्प्लेक्स ही होगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बट ये जो होगा ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसलिए हाई स्पिन, और जब सभी पेयर्ड रहते हैं तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन थी, और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस दिए गए हैं, इसके बारे में आप लोग स्वयं पढ़ेंगे। फिर ऑफलाइन क्लास में भी हम आपको इसको रिवीजन कराएंगे, तो हम अधिक से अधिक समझाने की कोशिश करेंगे। अब आता है अगला एक सिद्धांत है कलर की एक्सप्लेनेशन। कॉम्प्लेक्सेस में कलर की एक्सप्लेनेशन ये वीबीटी थ्योरी नहीं करती है, नहीं बता पाई कि कॉम्प्लेक्सेस का कलर क्यों होता है। तो आइए इसके लिए एक नई थ्योरी की ओरिजिन है सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, सीएफटी बोलते हैं इसको, इसे लिगैंड फील्ड भी कहा जाता है, लिगैंड फील्ड थ्योरी भी यही, इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। This theory deals about the color of complexes, कलर के बारे में बताती है, मेन यही इसका वो है। और इसमें फॉर एग्जांपल इस पे आता है एक डी ऑर्बिट, डी सबसेल है, इसके 5 ऑर्बिटल हैं, 5 ऑर्बिटल हैं, और इन सभी की एनर्जी इक्वल है, इक्वल एनर्जी, ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वल एनर्जी, और डी जनरेट ऑर्बिटल, डी जनरेट कहलाएंगे, जनरेट ऑर्बिटल्स। और ये जब क्रिस्टल फील्ड में ये अप्रोच करते हैं, जब तक कि नॉर्मल कंडीशन में है इनकी एनर्जी इक्वल रहती है, और जब इस पे और डी ऑर्बिटल्स स्पेशली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा कि कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट में जो डी सबसेल होता है वो डिजनरेट फॉर्म में उसकी सभी 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल रहती है, और जब उस सेंट्रल मेटल पे लिगैंड अटैक करता है, यानी उस मेटल को लिगैंड मींस क्रिस्टल, और क्रिस्टल फील्ड में जब उसको हम गुजारते हैं तो उसमें से वो स्प्लिटिंग अप, स्प्लिटिंग का मतलब होता है वो जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल थे वो ब्रेकअप हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, और ये इस तरह से ये लेवल उठ जाता है जब क्रिस्टल फील्ड में इसको हम गुजारते हैं, पास करते हैं। इस तरह से ये यहाँ पर ये लिगैंड है, लिगैंड यही है सीएफ, क्रिस्टल फील्ड है, और यहाँ पर इसकी एनर्जी हाई होती है, और इसके बाद ये 2 पार्ट में टूट जाता है इस तरह से। 5 ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल लोअर लेवल में ये Eg लेवल होता है, ये T2G लेवल होता है, इसकी एनर्जी हायर है, हायर एनर्जी लेवल है ऊपर, और इस तरह से dx² y² एंड dz² 2 ऑर्बिटल यहाँ रहते हैं, dxy dyz एंड dxz, ये 3 लोअर लेवल में रहते हैं। तो इस तरह सीएफटी के अकॉर्डिंग कलर कैसे आता है, और एक क्रिस्टल फील्ड स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक से इसमें एक्साइटमेंट होता है, तो जो ऑर्बिटल लिगैंड से ऑन द वे सीधे रास्ते में पड़ जाते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, और जो एक्सिस
साइड में होते हैं वो नीचे लेवल में आ जाते हैं। इस तरह से अब यहाँ पर डीडी ट्रांजिशन होता है। डीडी ट्रांजिशन ये लोअर डी से हायर डी में इलेक्ट्रॉन का जंप करना मींस यहाँ पर ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। अब लाइट को जो एब्जॉर्ब करता है उसमें लाइट का कोई ना कोई कलर एब्जॉर्ब करता है कॉम्प्लेक्स, और इसके बाद उसका जो इमिट करता है इलेक्ट्रॉन वो इमिटिंग कलर ही जो उत्सर्जित होता है पूरा रंग निकलता है वही विजिबल होता है, वो हमें दिखता है। यहाँ पर डीडी ट्रांजिशन है। तो ये सीएफटी के अकॉर्डिंग इस तरह से ये होता है। अब इसी में हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपके सामने। टाइटेनियम है ये, एग्जांपल के तौर पे ये टाइटेनियम और ये आपका हेक्सा इक्वा और ये आपका प्लस टाइटेनियम +2 ले लीजिए। अब इसमें से टाइटेनियम में 22 इलेक्ट्रॉन से +2 आ जाता है। इसमें ये है टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन, टाइटेनियम 22 और यहाँ पर ये आपका ऑर्गन 18 और 4 22, 18 4 22, यहाँ पर ये 2 निकल जाएंगे। ये 22 बल्कि एक तरह से +1 है यहाँ, और ये 3D और ये 4s2 and 3D 2 2 4 22 और एक इलेक्ट्रॉन बल्कि इसके यहाँ पर +3 ले सकते हैं 3, तो 2 ये निकल जाएंगे, एक ये निकल जाएगा। इस तरह से यहाँ पर टाइटेनियम +3 का जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा ऑर्गन और ये 3D1 रह जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब ये 3D1 जो है इस तरह से ये 2 भागों में बनता है। जब इसमें लाइट ये ऐसे चलता है और ये न्यू है, न्यू का मतलब फोटॉन है लाइट के प्रेजेंस में ये Eg लेवल है Eg, और ये नीचे लोअर लेवल होता है ये T2G लेवल है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये डीडी ट्रांजिशन हुआ। यहाँ डीडी ट्रांजिशन ये जंप करके और ये आगे पहुंचता है। इस तरह से आप दिखाएंगे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है और ये नीचे वैकेंट हो जाता है। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन के पुश है। तो डीडी ट्रांजिशन यहाँ पर लिखेंगे डीडी ट्रांजिशन, और इस तरह से वायलेट कलर का दिखता है। द रीजन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, अब आप नीचे लिख सकते हैं द कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज वायलेट, द कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन, द कलर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स आयन यानी टाइटेनियम और ये हेक्सा इक्वा +3 इज वायलेट ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। इस तरह से आपका कलर कैसे होता है सीएफटी के आधार पर। अब आज का लेक्चर हम यहीं से खत्म करते हैं, और इस तरह से आपका ये टॉपिक भी लगभग पूरा हो गया। से इस ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग इसके बारे में फिर से पढ़ेंगे, ठीक से पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।